इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं। ये रेक्टिफायर सर्किट का पार्ट 2 है। तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स की जो वर्किंग हमने देखी थी उससे कुछ हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिला था। उनके आधार पर और उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हमें अलग अलग डेरिवेशंस करने हैं, जैसे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रिपिल फैक्टर, एफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। इन सब के बारे में हमको बात करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी सबको बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। एग्जाम सामने है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स गेन करने की जरूरत है इस समय, है ना। भाई हम लोग रेक्टिफायर सर्किट के डेरिवेशन वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीक इनवर्स वोल्टेज तो क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। तो मान लीजिए कोई डायोड हमने परचेज किया मार्केट से, है ना। तो उस पर लिखा होता है कि पी आई वी इक्वल टू मान लीजिए 500 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ है। ये लिखने का ये मतलब हुआ सीधे सीधे कि जो हम पीआईवी हमने परचेज किया है डायोड, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 वोल्ट है। तो पीआईवी और ब्रेकडाउन में अंतर क्या होता है वो भी जरा समझ लीजिए, है ना। कोई भी डायोड है, जब हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं उसके लिए, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर ब्रेकडाउन अगर हुआ, ये ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये है 5 वोल्ट मान लीजिए। तो उसके ठीक पहले वाली जो कंडीशन है वो होती है पीआईवी, जिसको हम 4.999 वोल्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो न्यूमेरिकली 5 वोल्ट और 4.999 वोल्ट एक ही है, लेकिन थ्योरेटिकली ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज रिवर्स कंडीशन में जिस पर ब्रेकडाउन अकर होता है, और पीआईवी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जिस पर डायोड में ब्रेकडाउन अकर नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए पीआईवी रेटिंग का डायोड हम क्यों परचेज करते हैं, सो दैट कि हम ये देख पाए कि हम जो इनपुट अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए वो सक्षम है कि नहीं। तो मान लीजिए हमारे पास दो डायोड हैं, एक है 40 वोल्ट पीआईवी का और दूसरा है 50 वोल्ट पीआईवी का, 50 वोल्ट, है ना। और जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई है 45 वोल्ट से -45 वोल्ट का ये सिग्नल है हमारा। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो रिवर्स कंडीशन में -45 अप्लाई होगा। तो अगर 40 वोल्ट पीआईवी का डायोड आप यूज करोगे तो 45 वोल्ट उसको मिल रहा है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 40 वोल्ट के ऊपर जैसे ही वोल्टेज रिवर्स में जाएगा ये ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा और जो इसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे हाई पीआईवी का डायोड परचेज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पीआईवी एकदम क्लियर है आपको। इसको बाय डेफिनेशन हम कैसे कहते हैं, पीआईवी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज which can be accommodated by each diode of a rectifier without breakdown in it। तो रेक्टिफायर में जितने भी डायोड लगे हुए हैं उन सब में से हर एक डायोड मैक्सिमम कितना रिवर्स वोल्टेज अकोमोडेट कर पाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीआईवी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करने जाएं तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम याद है, ठीक है। तो हम यहाँ सर्किट डायग्राम बना रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स बायस कंडीशन में ही इसका इवैल्यूएशन हो सकता है, अभी अभी हमने बात किया था। तो ये हमारा नॉर्मल सर्किट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहाँ पर हम लोग आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लिखते हैं ±V0। ये हमारा RL है और ये हमारा डायोड D है और यहाँ पर हमने इनपुट अप्लाई किया VI। अब इसके लिए हमें पीआईवी कैलकुलेट करना है। तो पीआईवी कैलकुलेट करने की कंडीशन क्या होगी, डायोड शुड बी ऑफ, डायोड शुड बी रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस को और ठीक लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ होना चाहिए, ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हम कौन सी कंडीशन लेकर चले, तो हम कह रहे हैं कि इफ VI लेस देन 0 डायोड इज ऑफ। डायोड ऑफ हो गया तो ओपन कर दिया इसको। अब यहीं से वो सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ओपन कंडीशन में ये जो लूप है ये हमारा नॉन कंडक्टिंग लूप हो गया, होगा कि नहीं, जिसके बारे में हमने वर्किंग में एक बार चर्चा किया था कि एक लूप हमारा कंडक्टिंग दूसरा नॉन कंडक्टिंग। हाफ वेव रेक्टिफायर में चूंकि एक ही लूप ही टोटल अवेलेबल है तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन डायोड क्या होता है, तब कंडक्टिंग लूप हो जाता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में ये ओपन हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में हमारा जो करंट की वैल्यू इसमें होगी वो होगी 0। तो ये नॉन कंडक्टिंग लूप है, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में है। ऐसे कंडीशन में डायोड के क्रॉस एक ओपन सर्किट वोल्टेज अपीयर हो जाएगा। क्या अपीयर हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज।
ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको भी चेक कर ले, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है और ये आर एल रजिस्टर है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा हियर, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू आई इंटू आर एल, बट आई क्या है बताओ 0, इसको पुट कर दो, सो वी नॉट इक्वल टू 0, ये हमें मिला। अब हमें ये चेक करना है कि डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो केवीएल अप्लाई का यहाँ पर करें, इस लूप में कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं क्योंकि करंट तो इसमें 0 है। तो मान लो हम इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग केवीएल इन नॉन कंडक्टिंग लूप, तो क्या हो जाएगा प्लस वी आई माइनस, यहां से चल रहे हैं प्लस वी आई सेकेंड साइन हो गया, फिर माइनस वी ओ सी, फिर आगे बढ़े माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, बट वी नॉट हमारा क्या है, वी नॉट हमारा 0 है। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिल गया, वी ओ सी की वैल्यू मिल गई वी आई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए वी ओ सी की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्योंकि बाय डेफिनेशन पीआईवी क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। तो हमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज चाहिए, तो वी ओ सी की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो कौन सा केस हमने लिया है, हमने लिया था वी आई लेस देन 0। तो वी आई लेस देन 0 को जरा कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आई जो वोल्टेज हमारा उसमें समझे, तो वी आई जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसमें ये पॉजिटिव साइकिल है नेगेटिव साइकिल, वी आई लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव साइकिल होगा, जिसकी हमारी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस वी एम। इसके लिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसी साइकिल की बात करें तो इस साइकिल में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस वी एम तक जा सकते हैं। सो पुट हियर माइनस वी एम, माइनस साइन बता रहा है कि एक रिवर्स वोल्टेज है, और मैक्स ये बता रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब पीक और इनवर्स दोनों निकल आया। सो पी आई वी विल बी वी एम, मतलब वो माइनस साइन जो हमारा आया हुआ था सोल्यूशन में वो आपके इनवर्स वर्ड में यूज हो गया और मैक्सिमम पीक में यूज हो गया। तो पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वीएम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। एक तो हमारा ये है, दूसरा हम पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे दो रेक्टिफायर, एक सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। क्योंकि हमने ये देख लिया कि ये सर्किट डिपेंडेंट है, वेवफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमें हर सर्किट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा सर्किट होता कैसे है। मैं इसको VI से ही डिनोट करूंगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस VI, सेंटर टैप टर्मिनल मान लीजिए ये वाला सेंटर टैप टर्मिनल है, ठीक है। तो प्लस माइनस VI, यहाँ से एक डायोड हमने लगाया, यहाँ पर हमने लोड लगा दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से सेंटर टैप टर्मिनल से दूसरा भी इनपुट अप्लाई किया। हमें यह याद होना चाहिए कि हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां से एक सेंटर टैप टर्मिनल ओपन हुआ था, जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट होता है, ये हमारा RL है, इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V नॉट, ये डायोड D1 है और ये डायोड हमारा D2 है। अब जो काम की बात है उसको समझते हैं कि हमारा डायोड D1 कब हमारा ऑफ होगा। मान लो हम एक डायोड D1 के लिए PIV निकाल रहे हैं, तो हमारा डायोड D1 कब ऑफ होगा, जब VI की वैल्यू लेस देन 0। तो लेस देन 0 होगी तो यहाँ नेगेटिव वोल्टेज होगा, तो D1 ऑन ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा, है ना। हम रिवर्स कंडीशन को ही लेकर चलें, तो व्हेन VI लेस देन 0, है ना, डायोड्स D1 is off and D2 is on। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा इनपुट हो गया प्लस माइनस VI, ये ओपन हो गया, और इधर ये डायोड हमारा ऑन है, तो ये हमारा क्या कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया। और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है प्लस माइनस V नॉट पहले स्टेज में, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालना है VOC, ठीक है। ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्या है, शॉर्ट है, ठीक बात है ये। तो दो लूप हमारे बन रहे हैं, है ना, एक कंडक्टिंग लूप बन रहा है और दूसरा हमारा क्या बन रहा है, नॉन कंडक्टिंग लूप बन रहा है। इसको हमने लिख दिया कंडक्टिंग लूप, इसको हमने लिख दिया नॉन कंडक्टिंग लूप,
ठीक है, चलो तो पहले तो हम नॉन कंडक्टिंग लूप को जरा देखो, उसमें वीओसी निकालना है। जब हम केवीएल लगाएंगे तो इसमें वी नॉट भी आएगा, और वी नॉट तो हमारा कंडक्टिंग की वजह से मिल रहा है, इसलिए पहले हमें केवीएल कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कंडक्टिंग में। तो मान लो हमने केवीएल यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, तो ये हम जब केवीएल यहाँ इस लूप में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वी आई, आगे बढ़ो, ये शॉर्ट है, फिर आगे बढ़े, माइनस वी नॉट इक्वल टू 0 और वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा कंडक्टिंग लूप के लिए है ना। अब फॉर नॉन कंडक्टिंग लूप, नॉन कंडक्टिंग लूप के लिए क्या होगा, तो इसमें केवीएल अप्लाई करो, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से चलो। मान लो यहां से हम चले इस तरह से, तो प्लस वी आई, फिर माइनस वी ओ सी और माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। वी नॉट की वैल्यू तो माइनस वी आई आई है ना, बट वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई यहाँ पुट कर दो, तो वी आई माइनस वी ओ सी माइनस ऑफ माइनस वी आई इक्वल टू 0, या वी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 2vi। और वी आई क्या है, लेस देन 0 के केस में, वी आई लेस देन 0 के लिए क्या हम रख देंगे, माइनस वी एम, तो 2 इंटू माइनस वी एम, ये हमें मिल जाएगा माइनस 2vm। माइनस साइन आ गया, इसका मतलब इनवर्स लिख सकते हैं वीओसी की मैक्सिमम वैल्यू। तो वीओसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी आई है माइनस 2vm, इसका मतलब पी आई वी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2vm। ठीक है, तो सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, 2vm होता है। ऐसे ही अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम हमारा होता है यहाँ पर वी आई, ठीक है। तो इसमें क्या लगेंगे, हमारे 4 डायोड, एक डायोड हमारा ये हो गया, एक डायोड हमारा ये हो गया, एक डायोड हमारा ये हो गया, और एक डायोड हमारा ये हो गया। और इसके बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं प्लस माइनस वी नॉट, इसको हमने D1 कहा, इसको D2 कहा, इसको D3 कहा और इसको D4 कहा। जैसे हमने सर्किट में समझा था वैसे ही है। अब जो काम की बात है उसको जरा देखें ध्यान से। तो PIV कैलकुलेशन के लिए हमने एक ही साइकिल अज्यूम किया हमेशा, VI लेस देन 0, ठीक है। तो अब ध्यान से जरा देखना, इफ VI लेस देन 0, चलो लेस देन 0 का मतलब यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज हुआ, नेगेटिव वोल्टेज D1 को मिलेगा तो D1 ऑफ हो जाएगा, और D3 को मिलेगा D3 ऑफ हो जाएगा, और D1 और D4 ऑफ हो जाएंगे, है ना। या लिख सकते हैं D1 एंड D4 ऑन एंड D2 एंड D3 ऑफ, ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो इसका सर्किट डायग्राम आप बना लेते हैं। लेकिन अभी समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि एक बार आपने इसको समझ लिया तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं। तो ये हमारा डायोड्स ऑफ है, ओपन, इसके क्रॉस प्लस वीओसी प्लस माइनस, प्लस पी की तरफ लगा रहे हैं और एन माइनस की तरफ। ऐसे यहाँ पर ये भी ओपन है, यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस वीओसी, और ये शॉर्ट है हमारा, तो शॉर्ट वाले को हम क्या करें, शॉर्ट कर दें। और यहाँ पर हम अपना लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। तो 2 VOC हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस वी नॉट, यहाँ पर प्लस माइनस वी आई, इतना हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब हमें समझना है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कंडक्टिंग की वजह से वी नॉट हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये जो हमारा लूप है इसको आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा कंडक्टिंग लूप है। होगा कि नहीं होगा, मतलब ये ऐसे, ये हमारा कंडक्टिंग लूप हो गया। आप एग्जाम में भी थोड़ा डिफरेंट कलर से, एक ब्लैक और एक ब्लू से, या है ना, कोई और एक आध कलर यूज कर लेना। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है कंडक्टिंग लूप। अच्छा, अब दूसरा लूप एक और हम चलाते हैं, उसको भी जरा समझने का प्रयास करते हैं।
तो मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, ये नॉन कंडक्टिंग लूप है। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए हम कौन से डायोड की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे ना ये। फिर उसके बाद ये तो कॉमन पाथ है ना, यहाँ आए फिर वापस यहाँ गए और फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए वापस आ गए, है ना। तो ये हमारा कौन सा लूप हुआ, ये हमारा हो गया नॉन कंडक्टिंग लूप। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा। कंडक्टिंग लूप मतलब जहां डायोड कंडक्ट कर रहा है वहां से लूप, नॉन कंडक्टिंग मतलब जहां डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, ओपन है, वहां पर लूप, है ना। तो दो लूप हमें मिल गए। तो शुरू करें। इन कंडक्टिंग लूप, पहले हमें यहीं से शुरू करना है हमेशा, कंडक्टिंग लूप से। इन कंडक्टिंग लूप, अब कंडक्टिंग लूप में केवीएल अप्लाई करो। तो चलो ये कंडक्टिंग लूप हमने माना रेड वाला, तो प्लस वी आई, फिर आगे बढ़ो, ये डायोड शॉर्ट हो गया, फिर बचा क्या, प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी आई। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब अप्लाई करो केवीएल इन नॉन कंडक्टिंग लूप। तो नॉन कंडक्टिंग लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से चलो अब, लेकिन ब्लू वाले को ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लस वी आई, फिर ब्लू वाले से आगे बढ़े माइनस वी ओ सी, फिर आगे बढ़े माइनस वी नॉट, फिर आगे बढ़े माइनस वी ओ सी इक्वल टू 0। बट वी नॉट की वैल्यू अभी भी सॉल्व किया ना, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई। इसको ले आकर यहाँ पुट कर दो, तो वी आई माइनस 2 वी ओ सी और माइनस ऑफ माइनस वी आई इक्वल टू 0, या 2 वी ओ सी इक्वल टू 2 वी आई और वी ओ सी इक्वल टू वी आई। और हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वी ओ सी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वी आई की मैक्सिमम वैल्यू। और वी आई लेस देन 0 का केस हमने लिया है, तो उसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वी एम। सो पी आई वी इक्वल टू वी एम। तो हमने क्या देखा कि पी आई वी हाफ वेव रेक्टिफायर का वी एम, सेंटर टैप का 2 वी एम, ब्रिज का वी एम। ठीक है, इन सब में कौन ज्यादा अच्छा है ये भी समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान है इसके बारे में, लेकिन लास्ट में चर्चा करेंगे डायोड कंपैरिजन। इसी टॉपिक के लास्ट में एकदम ये वीडियो अवेलेबल, ये टॉपिक अवेलेबल है। अब हमें एवरेज करंट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज करंट कैलकुलेशन कैसे होता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ ओमेगा टी, जो ओमेगा टी एक्सिस पर डिराइव किया गया है। मान लीजिए कोई ऐसा हमारा फंक्शन है ना, और वो ओमेगा टी एक्सिस पर हमने लिया है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसका जो फंक्शन होगा एफ ओमेगा टी, उसका एवरेज वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं 1/t 0 से t एफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। चलो मैं और क्लियर कर देता हूं। अगर एक्सिस t लिया गया है, कोई फंक्शन है और एक्सिस t लिया गया है, तो उसके लिए जब हम उसको सॉल्व करने जाएंगे तब फार्मूले में हो जाएगा 0 से t एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारा होगा। लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी एक्सिस लिया है। ओमेगा टी एक्सिस लेने का फायदा क्या है कि भाई 0 पाई 2 पाई हमें लिमिट एकदम क्लियर रहेगा, हम उन्हें लिमिट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से हम लोग शुरू करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वोल्टेज और करंट कैलकुलेशन। तो मान लीजिए ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसका आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से हमको मिलता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये 0 मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो सिग्नल है यहाँ से यहाँ तक Vm sin ओमेगा टी, और इसके बाद फिर आगे वैल्यू क्या हो जा रही है 0, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिला, फिर ये मिला, और उसके बाद फिर से यही चीज अपने आप को रिपीट करेगी। इसका मतलब 0 से 2 पाई तक इसका रिपीटेशन है, बार बार होगा ये, इसलिए जो टाइम पीरियड इसका होगा वो 2 पाई के बराबर होगा। अब इसका हम आउटपुट फंक्शन अगर लिखना चाहें तो 0 से पाई के लिए ये फंक्शन है Vm sin ओमेगा टी, यही ना प्लॉट। लेकिन पाई से 2 पाई के लिए वैल्यू क्या होगी 0। तो Vm से 0 से पाई के बीच में ओमेगा टी की वैल्यू Vm sin ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई के बीच में उसकी वैल्यू क्या है 0 है। और इसके आधार पर हम जो अभी फार्मूला हमने देखा था, इस फार्मूले में इसको पुट करके हम एवरेज वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा एवरेज वोल्टेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आप बताओ। ये हमारा हो जाएगा V एवरेज, इसको आप देखो VDC भी बोलते हैं, और इसी को आप V
मीन भी बोलते हैं, है ना, इन सब नामों से जाना जाता है। ये हमारा हो जाएगा 1/t 0 to t f ओमेगा टी डी ओमेगा टी इक्वल टू 1/t की वैल्यू 2 पाई 0 to 2 पाई f ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और 0 से 2 पाई को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन हमारे अलग अलग है। पहला फंक्शन कुछ और है, दूसरा फंक्शन कुछ और है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 पाई 0 to पाई पहला फंक्शन Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी और प्लस दूसरा फंक्शन पाई से 2 पाई। ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 0 थी ना, तो 0 डी ओमेगा टी। अब 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा, ये पता है हमको, है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था। तब इसको सॉल्व करना है। Vm कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए तो Vm/2 पाई 0 to पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा हो जाएगा Vm/2 पाई इंटू 0 से पाई, तो कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू पाई तक, यही ना होगा। अब ये दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं तो अब हमें मिल जाएगा Vm/2 पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, ये लिमिट की वैल्यूज रखी जाती हैं। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, Vm/2 पाई इंटू माइनस ऑफ -1 प्लस 1, तो 2 हो जाएगा। सो विल गेट 2Vm/2 पाई। ठीक है, तो हमारा जो V एवरेज 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो V एवरेज इक्वल टू Vm/पाई। एक तो हमें ये मिल गया। अब मान लो हमको करंट के लिए भी डिराइव करना है, ठीक है ना, तो एवरेज करंट ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी I एवरेज बराबर V एवरेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, है ना। अब ये हमारा आ जाएगा, तो V एवरेज तो हमको पता है ना, V एवरेज ये हमारा Vm/पाई इंटू R रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। तो Vm/रेजिस्टेंस तो Im हो जाएगा ना, बट Im इक्वल टू Vm/रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। तो Vm/रेजिस्टेंस की जगह Im रख दो, सो I एवरेज इक्वल टू Im/पाई, ये हमारा दूसरा फार्मूला। तो V एवरेज इक्वल टू Vm/पाई, I एवरेज इक्वल टू Im/पाई। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वोल्टेज और करंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें ये जो दोनों ही साइकिल अवेलेबल मिलती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइकिल है यही अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब जो इसका टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 0 से पाई तक ही होगा। यही टाइम पीरियड टी हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, है ना। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म है। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, केवल टी भर के लिए लिखना है, तो 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले में बैठाना है और सॉल्व करना है। तो करेंगे तो 1/t 0 to t f ओमेगा टी डी ओमेगा टी, तो 1/पाई 0 to पाई एफ ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी, अभी अभी हमने पढ़ा था, और डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा है Vm साइन ओमेगा टी, ये हमें वैल्यू हमने यहाँ पर मिल गई 0 से पाई, तो Vm बाहर आ गया, तो Vm/पाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, हमको पता हो गया है, 2 Vm/पाई, ये हमारा V एवरेज हो जाएगा। अब I एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो I एवरेज हो जाएगा V एवरेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो वी एवरेज को रेजिस्टेंस से हम डिवाइड कर दें। वी एवरेज की वैल्यू हमने निकाला है 2Vm डिवाइडेड बाई पाई और इंटू रेजिस्टेंस हो गया। बट Im की वैल्यू क्या होगी? Im विल बी इक्वल टू Vm अपॉन रेजिस्टेंस ना, ये होगा कि नहीं होगा? तो इसके जगह हम Im रख दें। सो आई एवरेज इक्वल टू 2Im डिवाइडेड बाई पाई, ये हमको मिलेगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से तो कैलकुलेशन आप एवरेज वोल्टेज और करंट में अभी अभी हम लोगों ने जो पाया वही हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वोल्टेज वी एवरेज या वी डीसी या वी मीन, ये वैल्यू हमें मिला Vm बाई पाई। इसी तरह से आई एवरेज या आई डीसी या आई मीन, ये वैल्यू हमको मिल गई Im बाई पाई। या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वी एवरेज, वही जो वैल्यू है यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2Vm बाई पाई और यहाँ पर मिल जाएगा 2Im बाई पाई। इट मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा डीसी वैल्यू डबल आती है और इसकी वजह से फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे आरएमएस वैल्यू का। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू किसी भी फंक्शन का, है ना, अगर हम कैलकुलेट करना है कोई कंटिन्यूअस फंक्शन का तो ये √1/t 0 से t f स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, ये हमको करना है। ठीक है, जहाँ पर t क्या है? टाइम पीरियड है। तो आइए हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसको सॉल्व करके देखें। ये हमारा फंक्शन है जिसमें टाइम पीरियड t की वैल्यू 2 पाई के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और वो करने के लिए पहले हम ये देख लें कि एफ स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आप देख लीजिए एफ स्क्वायर ओमेगा टी, अगर हमारा Vm साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुआ तो ये हमारा हो जाएगा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा Vm स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एक तो आ गया Vm स्क्वायर बाई 2 माइनस Vm स्क्वायर इंटू कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है हमारा। ठीक है, फिर इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कैसे कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? फार्मूला लिख लिया वी आर एम एस, ये हमारा हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और जो कुछ भी आएगा उसका रूट करना है क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 पाई, और यहाँ पर लिमिट दो भाग में टूटेगी क्योंकि हमें पता है लिमिट दो पार्ट में है ना, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो ब्रैकेट लगाकर लिखा 0 से पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, एक तो हमें ये मिल गया, प्लस ये ब्रैकेट लगा रहे हैं पाई से 2 पाई के लिए ये जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा डी ओमेगा टी, और ब्रैकेट हमने क्या किया? बंद कर लिया। ये वैल्यू तो खत्म हो गई। अब Vm स्क्वायर बाहर आ गया, Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं, अभी बात हुई थी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी ओमेगा टी, और लिमिट क्या है? 0 से पाई है। तो 2 को बाहर कर लो तो ये हमारा आ जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, पहला टर्म 1 डी ओमेगा टी माइनस दूसरा टर्म 0 टू पाई कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब ये जो सेकेंड टर्म है उसका भी जरा हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर नोट करके मैं कर रहा हूँ, नोट है ना। तो कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई कॉस 2 ओमेगा टी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी आएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से पाई।
तो 0 से पाई हो जाएगा, तो एक बार रखेंगे साइन पाई माइनस दूसरी बार रखेंगे साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें बचेगा क्या, bm स्क्वायर अपन 4 पाई इंटू 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई। तो 0 से पाई रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ओमेगा टी, पाई से 2 पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 को पाई ही बोलेंगे तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वी एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर में ये है इसका अंडर रूट करना है ना, अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट अभी किया नहीं। ये सारे ही प्रोसीजर जहां पर हैं उन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब रूट मीन स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया और रूट लगाया, तो यहाँ रूट लगाया तो हमारा आ जाएगा vm बाई 2। वी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, vm बाई 2, ये हमको मिलेगा। अब मान लो हमें एवरेज करंट भी निकालना है, तो आरएमएस करंट, ये आरएमएस वैल्यू है वी आरएमएस, तो आरएमएस करंट हमको निकालना है, तो आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी वी आरएमएस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो वी आरएमएस हमारा क्या है, vm बाई 2 और इंटू रेजिस्टेंस भी होगा। अब हमें ये पता है कि vm अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू im होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी im बाई 2, क्योंकि im इक्वल टू vm डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये vm और im की वैल्यूज इस तरह से हमारी कैलकुलेट हो गई। इसी तरह से अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसका ये फंक्शन है vm साइन ओमेगा टी 0 से पाई तक, और पाई इसका टाइम पीरियड है। और आरएमएस वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो हम रूट लगा देते हैं और लिखते हैं 1 अपान पाई 0 टू पाई vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और इसमें हम जब वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 अपान पाई 0 टू पाई vm स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी ओमेगा टी। अब इसमें जो जो चीजें हमारी बाहर हो सकती हैं उनको आप बाहर कर लीजिए। तो बाहर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो एक तो हमें मिलेगा vm स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई पाई पहले से था, और ये 2 भी बाहर कर लें तो 2 पाई। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट हम करने किसका किसका जा रहे हैं, एक तो 0 से पाई 1 डी ओमेगा माइनस 0 से पाई, दूसरा हमारा फंक्शन क्या है cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। ये वैल्यू तो अभी हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारा आ जाएगा vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी 0 से पाई। तो 0 से पाई को सॉल्व करेंगे तो पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और वी आरएमएस इक्वल टू vm बाई 2। इसी तरह से एवरेज करंट अगर हम आरएमएस करंट अगर हम निकालें तो आई आरएमएस की वैल्यू होती है वी आरएमएस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो वी आरएमएस की वैल्यू है vm बाई 2 इंटू रेजिस्टेंस, vm बाई √2 है ये। देखो ये 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये हमारा vm बाई √2 रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो vm अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, im, तो हमारा क्या हो जाएगा im बाई √2। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी सीरीज में सब कुछ मिलेगा वो सारा ही रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू होगा, और रेजिस्टेंस की जगह हम सीधे सीधे रख देंगे। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारा ये है आरएमएस वैल्यू है, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखें तो आरएमएस वैल्यू हमें मिली हुई है vm बाई 2 और im बाई 2, करंट में im बाई 2। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू हमको मिली है vm अपान √2 या im अपान √2। ये वैल्यूज हमको याद रखनी पड़ेंगी, इसी के आधार पर हमको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी,
तो किसी भी सिस्टम का जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, कितना आउटपुट वोल्टेज मिला है कितना इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पर। तो इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। तो यहाँ पर रेक्टिफायर डिजाइन क्यों किया गया था, फॉर डीसी आउटपुट, याद है ना। यहाँ पर डीसी आउटपुट पावर तो क्या करेंगे, इफिशियंसी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू इनपुट आरएमएस पावर। जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा इनपुट को डिवाइड कर दें। इट इज डिनोटेड बाय ईटा, तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी पी डीसी अपन पी आरएमएस, मतलब जो भी आउटपुट हमको मिल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। इसको अगर हम डिराइव करने जाएं तो ईटा हमारा हो गया पी डीसी अपन पी आरएमएस। अब देखो और ठीक से लिखें तो पी डीसी हमारा क्या हो जाएगा, आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर एल, और पी आर एम एस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एफ। यहाँ पर आर एफ क्या है, हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। इसको और ठीक से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा आई डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई आर एम एस स्क्वायर इंटू 1 अपान, ये आर एल को नीचे ले आकर डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर एल। अच्छा हमें ये भी पता है बट आर एफ इज स्मॉलर देन आर एल, सो आर एफ अपॉन आर एल इज स्मॉलर देन 1। आर एफ अपॉन आर एल 1 के रिस्पेक्ट में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 केवल क्या बचेगा, ईटा इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज इफिशियंसी आ जाएगी। इसी तरह से इस फार्मूले को वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू वी डी सी स्क्वायर अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि जो वोल्टेज और ये डीसी वोल्टेज और डीसी आर एम एस वोल्टेज है इसको करंट भी फॉलो करता है उसी रेशियो में, पीछे हमने सॉल्व भी किया था। तो अगर हमें इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की निकालनी है तो हमें पता है वी डी सी की वैल्यू क्या होती है, वी एम बाई पाई, और वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज वी एम बाई 2, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारी इफिशियंसी परसेंटेज इफिशियंसी की वैल्यू आ जाएगी वी डी सी मतलब वी एम बाई पाई डिवाइडेड बाई वी आर एम एस वी एम अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर और इंटू 100। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 बाई 100 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, और ये सॉल्व किया तो 50.528, ये आ गया 40.528, या इसको 40.53% लिखा जा सकता है ना। ये 40%, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं रेक्टिफायर को उसका 40% डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात, केवल 40%। और हमारा एम क्या था, डीसी में कन्वर्ट करना, तो करीब करीब 60% जो आपका पावर है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है डीसी फॉर्म में। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सॉल्व करें तो वी डीसी की वैल्यू है 2 वी एम बाई पाई और वी आर एम एस की वैल्यू है वी एम अपॉन √2। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो, परसेंटेज इफिशियंसी की वैल्यू आ जाएगी 2 वी एम बाई पाई डिवाइडेड बाई वी एम अपॉन √2। तो ये वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर है इंटू 100, वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, √2 ऊपर जाएगा पाई नीचे, ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर इंटू 100, या हो गया 800 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 800 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें मिल गई 81 ये मिल गया हमें 81.057, या इसी को और ठीक से लिखें 81.06%, ये हमें इतना मिलेगा। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर केवल 40% पावर को ही
डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर टोटल इनपुट के 81% को कन्वर्ट कर पाता है डीसी पावर में। ये हमारा एक चीज ये हो गया। अब अगला जो पैरामीटर है वो है रिपल फैक्टर। तो रिपल पहले क्या होता है उसको समझ लें। रिपल, तो हमने अभी कहा ना कि भाई जो हमारा आउटपुट मिल रहा है उसमें रिपीटिशन भी है, मतलब ये एक साइकिल मान लिया टी की वैल्यू 2 पाई है, तो 2 पाई के बाद बार बार ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये जो रिपीटिशन है इसका मतलब ये है कि इसमें एसी कंपोनेंट भी अवेलेबल है। रिपीटिशन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी। तो यहाँ पर जो एसी कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है पल्सेटिंग डीसी में, उसको हम बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं? रिपल। रिपल या रिपल, हरे रिपल बोलते हैं। ये जो हमारा है, ये जो हमारा डीसी आउटपुट है उसमें ये कितना मात्रा में पाया जा रहा है रिपल, इसी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रिपल फैक्टर। मतलब ये अनवांटेड एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल डीसी, है ना? समझ में आ रही है? अच्छा, एसी कंपोनेंट, अनवांटेड एसी कंपोनेंट तो आरएमएस का ही पार्ट है ना, उसको हम वी आरएमएस से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन आर उसमें उसके पहले लगा देते हैं जो रिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वोल्टेज में वी आर आरएमएस यूज करते हैं नॉर्मली, है ना? ठीक है, जिसको हम रिपल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यही हमारा वोल्टेज क्या है? दिस इज रिपल वोल्टेज डिवाइडेड बाय वीडीसी। ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं। तो डेरिवेशन करना है तो हमें ये पता है, वी नो दैट वी आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू वी एसी स्क्वायर प्लस वी डीसी स्क्वायर। मतलब वी एसी को और ठीक से लिखो तो वी आर आर एम एस, ये रिपल है हमारा, है ना? स्क्वायर प्लस वी डीसी स्क्वायर। सो वी आर आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डीसी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वी आर आर एम एस हमारा हो गया। अच्छा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर लें तो ये हमारा हो जाएगा वी आर आर एम एस, इसी को आपने वी ए सी कहा था, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर। ये जो हमारा वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? दिस इज नोन एज रिपल वोल्टेज, है ना? ये हमारा क्या हो गया? दिस इज रिपल वोल्टेज। ये हमको रिपल वोल्टेज मिल गया। अब हम क्या करें? अब इसे रिपल वोल्टेज से हमें तो चाहिए ना रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? रिपल फैक्टर आर एफ या आर जिससे भी रिप्रेजेंट करो, दिस विल बी वी आर कामा आर एम एस डिवाइडेड बाई वी डी सी। यही तो हमको चाहिए। तो वी डी सी से इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी डी सी। तो वी डी सी जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी डी सी स्क्वायर। और ये हमारा कहाँ चला गया? रूट में चला गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट वी आर एम एस अपन वी डी सी, इसका स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या आएगा? माइनस वी डी सी स्क्वायर अपन वी डी सी स्क्वायर, दैट इज 1। ये हमारा रिपल फैक्टर का फार्मूला होता है। अब इसमें आरएमएस और डीसी वैल्यूज को पुट कर दें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी आरएमएस होता है वीएम बाई 2, वी डीसी होता है वीएम बाई पाई। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दें तो हमारा जो रिपल फैक्टर आएगा वो हमारा हो जाएगा वी आरएमएस मतलब वीएम बाई 2 अपन वी डीसी मतलब वीएम बाई पाई का स्क्वायर माइनस 1, और इसको क्या करेंगे? डिराइव कर देंगे अंडर रूट, है ना? अंडर रूट से डिराइव कर देंगे। तो यहाँ वीएम से वीएम कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, सो विल गेट पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। अब इसको फिर से कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करें। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 जो भी आया उसमें माइनस 1 किया, और इसका हमने क्या किया? स्क्वायर रूट निकाला। सो आवर आंसर इज, कैलकुलेटर से 1.211, यही हमारी रिपल फैक्टर होगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर हम सॉल्व करें तो वी आर एम एस की वैल्यू वी एम बाई रूट 2 और वी डी सी की वैल्यू 2 वी एम बाई पाई। इसको आप पुट करेंगे तो रिपल फैक्टर
विल बी, Vrms की वैल्यू है Vm अपॉन रूट 2, VDC की वैल्यू है 2Vm बाई पाई, इसका किया है स्क्वायर और -1। अब देखो Vm से Vm कैंसिल हो गया, रूट 2 और 2 रूट 2 हो जाएंगे, पाई ऊपर चला जाएगा, सो विल गेट पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे लगा दो -1। अब इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 -1। तो पाई स्क्वायर को पहले सॉल्व किया, डिवाइडेड बाई 8 किया, -1 किया और स्क्वायर रूट लिया, सो 48.342, ये हमारा हो जाएगा 0.483 है ना, ये हमें मिलेगा। तो ये हमारा रिपल फैक्टर की वैल्यू हो गई फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। इसी तरह से आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमें कैलकुलेट करना रहता है, रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारा, तो जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो इनपुट का जो टाइम पीरियड देखो वो क्या है, t = 2 पाई, है ना, ये हमारा 0 पाई 2 पाई। लेकिन जब हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो ऐसे बनता है, तो इसमें ये हमारा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, हम ये देख रहे हैं कि 0 से पाई के बाद फंक्शन बदल जा रहा है और 2 पाई के बाद फिर से वही रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, 2 पाई। इसको t2 कर लो और इसको t1 कर लो, है ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी f1 क्या हो जाएगी, 1/t1 इक्वल टू 1/2 पाई, और फ्रीक्वेंसी f1 क्या हो जाएगी, 1/t2 इक्वल टू 1/2 पाई। दोनों बराबर ही हैं, है ना, ये f2 है हमारा, f1 और f2 आपस में बराबर है और f2 इक्वल टू f1। इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी, जितनी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, आउटपुट में भी उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम देखें, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, ये हमारा इनपुट सिग्नल हुआ जिसका टाइम पीरियड हमारा क्या है, 2 पाई है, ये तो फिक्स ही है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा f1 ये हमारा 1/2 पाई हो जाएगा। लेकिन जब फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पहली साइकिल बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब इसके जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो पाई होगी। तो t2 की वैल्यू हो गई पाई, या f2 की वैल्यू हो गई 1/t2 और इसको हमने लिख दिया 1/पाई। इस तरह से हमने ये लिखा। अब जरा सॉल्व करें तो देखो, तो हमारा f2 क्या हो गया, f2 इक्वल टू 1/पाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और 1/2 पाई हमारा f1 है, ये इसका मतलब है क्या हो गया, 2 इंटू f1। सो f2 इक्वल टू 2 इंटू f1, ये हमको मिल रहा है। फॉर्म फैक्टर हमारा होता है रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू डीसी वैल्यू। ये हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये देख पाएं कि कितना आरएमएस वैल्यू डीसी के रिस्पेक्ट में अवेलेबल है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए पहले हम वीआरएमएस और वीडीसी का फार्मूला लिखें। तो वीआरएमएस क्या हो जाएगा, वीएम बाई पाई, वीएम बाई 2, और वीडीसी हो जाएगा वीएम बाई पाई। ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दो तो फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी वीएम बाई 2 अपॉन वीएम बाई पाई, और ये हमें मिल गया पाई बाई 2 इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में भी आ जाएगा ना। हालांकि आप एग्जैक्टली उसको ना करें, पाई को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा पाई है, कैलकुलेटर से डिवाइडेड बाई 2 हमने किया, ये वैल्यू हमको मिलती है 1.57। मतलब क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू जो है वो डीसी की अपेक्षा 1.57 टाइम्स ज्यादा है। फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो वीआरएमएस की वैल्यू है वीएम अपॉन √2 और वीडीसी की वैल्यू है 2Vm बाई पाई। इसको सॉल्व करेंगे एफ फॉर्म फैक्टर को तो ये हमें मिल जाएगा Vm अपॉन √2 डिवाइडेड बाई 2Vm अपॉन पाई। तो पाई तो ऊपर चला जाएगा, Vm से Vm कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी पाई डिवाइडेड बाई 2√2।
अब हम पाई को डिवाइड कर दें 2 इंटू √2 से ब्रैकेट बंद, ये आपका मिल रहा है 1.11 है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो एसी कंपोनेंट है वो थोड़ा कम रहता है, इससे ये पता चल रहा है। फॉर्म फैक्टर जितना वैल्यू कम आएगी उतना ही अच्छा माना जाएगा रेक्टिफायर सर्किट, है ना। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। फाइनली हम कंपैरिजन की स्टेट में आ गए हैं। हम सभी को कंपेयर करेंगे और फिर ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर ज़्यादा बेटर है। तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हाफ वेव रेक्टिफायर का है। ट्रांसफार्मर के नीड की बात करो तो हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर ये दोनों में ही ट्रांसफार्मर नीडेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 ही टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करना है और जितने भी जनरेटिंग डिवाइसेज हैं वो सब 2 टर्मिनल में ही काम करते हैं। लेकिन सेंटर टैप में तो आउटपुट टर्मिनल 3 होने चाहिए, एक सेंटर टैप और 2 मेन टर्मिनल, जैसे हमने डायग्राम में देखा था। इसलिए ये बिना ट्रांसफार्मर के आप सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ब्रिज रेक्टिफायर में कोई नीड नहीं है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। जिसमें ट्रांसफार्मर की नीड नेसेसरी हो गई वो ठीक नहीं माना जाएगा, इस तरह से बाध्यता नहीं बनाई जा सकती। आउटपुट डीसी वोल्टेज को अगर हम कैलकुलेट करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउट डीसी वोल्टेज Vm/पाई और बाकी दोनों का 2Vm/पाई होता है। इस तरह से सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादा बेटर स्थिति में है। आउटपुट आरएमएस वोल्टेज को देखें तो यहाँ पर हम Vm/2 मिलेगा, बाकी दोनों केस में Vm/√2 मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी सेंटर टैप और ब्रिज ये दोनों हमारे अच्छे रेक्टिफायर माने जा रहे हैं। फॉर्म फैक्टर देखें तो यहाँ पर जो रिपिल कंपोनेंट्स हैं थोड़े से ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से RMS/DC की वैल्यू 1.57 आ रही है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ये वैल्यूज 1.11 आती हैं। इसका ये मतलब है कि DC थोड़ा सा बढ़ गया है ना। तो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादा अच्छे हुए। इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.53%, फुल वेव रेक्टिफायर का 81.06%। इसका मतलब सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज मोर बेटर। रिपिल फैक्टर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 आता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ये 0.483 आता है। ये आंकड़ा ये बताता है कि हमारा जो आउटपुट वैल्यू है ना, एसी कंपोनेंट, जो एसी कंपोनेंट है आउटपुट में वो काफी कम है, मतलब डीसी की वैल्यू काफी बढ़ गई होगी। सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर हिसाब से अच्छे हुए। आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो F1 हाफ वेव रेक्टिफायर में F2 की वैल्यू F1 के बराबर होगी, सेंटर टैप में F2 की वैल्यू 2F1 और ब्रिज में भी 2F1 होता है। ठीक है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी बदल जाती है इसकी वजह से एवरेज वैल्यू भी हमारी मेंटेन रहती है, इसलिए सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का Vm होता है और ब्रॉड ये आपका ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का हमारा क्या हो जाता है, 2Vm हो जाता है। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट ब्रिज रेक्टिफायर इज बेस्ट फॉर ऑल रेक्टिफायर सर्किट्स। तो इस तरह से ये हमारा कंपैरिजन भी पूरा हुआ। इसको हम अगर ठीक से कहें तो ब्रिज रेक्टिफायर ही हमें डीसी पावर सप्लाई में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई क्वेरी है, सजेशन है, कोई कमेंट बॉक्स जो भी वीडियो के नीचे दिया गया है वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। कोई और वीडियो लेक्चर अगर आपको चाहिए कि भाई बनाने की ज़रूरत है तो इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क करके आप अपनी बात रख सकते हैं, सो दैट कि हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाली वीडियोज आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स एकदम सामने है, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़िए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।